नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 के वीडियोस में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हमने मध्य प्रदेश पीएससी का सिलेबस लेके चले थे। उसका हमने बहुत सारा पोर्शन लगभग पढ़ चुका है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, वो है मध्य प्रदेश पर्यटन। मध्य प्रदेश जो पर्यटन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन में, चाहे वो एमपीपीएससी के हो या मध्य प्रदेश के और दूसरे एग्जाम जो पीईबी कंडक्ट कराती है, वहां पर ये क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आज का वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको इससे संबंधित सारे फैक्ट लगभग आपको कंप्लीट होते नजर आएंगे। पोर्शन थोड़ा लंबा है, इसलिए एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि एक से अधिक वीडियो आपके लिए बनाए। आसान से आसान शब्दों में, आसान से आसान भाषा में कोशिश प्रयास रहेगा हमारा कि आपके लिए एक बेहतरीन पैकेज तैयार किया जाए, एक बेहतरीन सब्जेक्ट के रूप में कार्य किया जाए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ पाए। तो देखते हैं मध्य प्रदेश पर्यटन, हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास मध्य प्रदेश में पर्यटन। तो पहला क्वेश्चन मध्य प्रदेश के पर्यटन में आपको देखने को मिलेगा, राज्य मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। मध्य प्रदेश पर्यटन राज्य विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है 1978 वो समय था जब मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की शुरुआत की जाती है, जब हमारा छोटा भाई छत्तीसगढ़ हमारे साथ था। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की मूल जो आधारशिला थी वो इसी बात पे थी कि टूरिज्म को डेवलप किया जाए ताकि अधिकांश जो दूसरे देश में या दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग हैं वो मध्य प्रदेश आए, और मध्य प्रदेश आने के बाद यहाँ पर सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन अधिक हो। किसी भी राष्ट्र का विकास या राज्य का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका पर्यटन की होती है, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहां पर इन्वेस्टमेंट कम होता है सरकार का, लेकिन आउटपुट के रूप में जो आपको रेवेन्यू प्राप्त होता है, सरकार को बहुत अधिक मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जो क्षेत्र है कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला क्षेत्र है। तो पर्यटन जो विकास निगम की शुरुआत की जाती है 1978, ये पहले ही क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम की शुरुआत कब की गई है या कब आधारशिला रखी गई है उसकी। तो 1978 आपको ध्यान रखना है कि 1978 वो समय था जब मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की शुरुआत की जाती है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। छत्तीसगढ़ भी इसमें सम्मिलित उस समय था, छत्तीसगढ़ अलग हमारे पास नहीं हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश इको पर्यटन की शुरुआत की कब की गई? मध्य प्रदेश इको पर्यटन पर्यटन की स्थापना या बोर्ड कब बनाया गया? बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश पर्यटन या इको पर्यटन, मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना का क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है 12 जुलाई 2005 का वो समय था जब मध्य प्रदेश में इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना की जाती है। बोर्ड की स्थापना की जाती है मध्य प्रदेश इको पर्यटन, मध्य प्रदेश इको पर्यटन पर्यटन बोर्ड ये बनाया जाता है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड 12 जुलाई 2005 को ये मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद पहली बार एक बोर्ड के रूप में गठन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे भी आप नोट करते चलिए, पेन डायरी आप निकाल लीजिए और शुरुआत हम करते चलते हैं यहाँ से। मध्य प्रदेश पर्यटन थोड़े थोड़े फैक्ट पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास पर्यटन क्षेत्र हैं जो घूमने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मध्य प्रदेश पर्यटन नीति, पर्यटन नीति का क्वेश्चन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश पर्यटन नीति कब प्रारंभ की गई? तो ध्यान रखेंगे 5 सितंबर 2012 में पहली बार मध्य प्रदेश पर्यटन नीति शुरुआत की जाती है। ये प्रथम नीति थी मध्य प्रदेश की। द्वितीय नीति की बात होगी कि जो दूसरी पर्यटन नीति है ये कब लागू की गई? दूसरी पर्यटन नीति इसके थोड़े समय बाद, कब? 16 सितंबर 2016 को दूसरी पर्यटन नीति हमारे मध्य प्रदेश में आती है। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें कैबिनेट गठित की गई थी।
कैबिनेट का गठन किया गया था इसके अंदर, और ये बात रखी गई थी कि हम पर्यटन के क्षेत्र में एक व्यापक तरीके से कार्य करेंगे और बढ़ावा देने का काम करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र में रेवेन्यू का कलेक्शन अधिक हो, तो हम सरकार की और अर्थ पूंजी में सुदृढ़ कर सकें। ये सारी चीजें रखी गई थी। अगला क्वेश्चन हो सकता है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना पूछेगा तो आपको बताना है कि 22 फरवरी 2017 वो समय था जब मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश के अंदर की गई थी। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट हमको याद रखते ही चलने पड़ेंगे। अगला है मध्य प्रदेश जल पर्यटन। मध्य प्रदेश में जल पर्यटन या जल टूरिज्म की बात होगी कि ये कब बनाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि 28 फरवरी 2017 को ये बनाया गया था, मध्य प्रदेश जल पर्यटन। 22 फरवरी को ये बनाया गया और जल पर्यटन इसके थोड़े दिन बाद ही 28 फरवरी 2017 को प्रारंभ किया गया। तो ये मध्य प्रदेश के पर्यटन है। पर्यटन के आधार पर जो मध्य प्रदेश है वो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भागों में वर्गीकृत है, वर्गीकरण किया गया है। किसका? पर्यटन का। तो ये क्वेश्चन आपसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको बताते चलूं। पहला है धार्मिक पर्यटन। धार्मिक पर्यटन जिसमें धर्म से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनको रखे गए हैं, मंदिर इत्यादि वगैरह, मंदिर मस्जिद इत्यादि वगैरह इसमें रखे गए हैं, धार्मिक क्षेत्र के पर्यटन। दूसरा आपका है ऐतिहासिक पर्यटन। ऐतिहासिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन दूसरे के अंतर्गत रखा गया है, ऐतिहासिक पर्यटन। तो पहला है हमारे पास धार्मिक पर्यटन, दूसरा है ऐतिहासिक पर्यटन और तीसरा हमारे पास प्राकृतिक पर्यटन। तीसरा हमारे पास है प्राकृतिक पर्यटन। प्राकृतिक पर्यटन हमारे पास जो है वो तीसरे नंबर का है। ये जो है हम आज पढ़ेंगे, और आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक पर्यटन। इसके बारे में चर्चा होगी कि हमारे पास इतिहास के क्षेत्रों में या किस तरीके पुरातात्विक स्थल है हमारे पास, कौन से किले हैं। आज विशेष किले पे चर्चा होगी मध्य प्रदेश में। तो ये हमारा आज का थोड़ा सा है। राज्य पर्यटन विकास 1978, इको पर्यटन बोर्ड स्थापना होती है 12 जुलाई 2005 को। मध्य प्रदेश पर्यटन नीति प्रथम लेके आए हमने 5 सितंबर 2012 को। दूसरी पर्यटन नीति हमने लेके आए 16 सितंबर 2016 को। इसमें कैबिनेट गठित किया गया और उसने जो तैयारी होती है हमारे पर्यटन के क्षेत्र में उसको और विस्तृत रूप प्रदान करने की बात कही गई। टूरिज्म बोर्ड की आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है 22 फरवरी 2017 को। मध्य प्रदेश जल पर्यटन की बात होगी तो 28 फरवरी 2017 को जल पर्यटन की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंतर्गत की गई। जल पर्यटन में नाव इत्यादि वगैरह तालाबों में या कोई बड़ी झीलों में उपलब्ध कराने की बात की गई थी इसके अंदर, और फिर चालू हुआ। विभागों और वर्गीकरण के अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश को 3 वर्गीकरण क्षेत्र में, पर्यटन वर्गीकरण क्षेत्र में बांटा गया है। पहला है धार्मिक पर्यटन, दूसरा हमारे पास है ऐतिहासिक पर्यटन और तीसरा है प्राकृतिक पर्यटन। धार्मिक पर्यटन में धार्मिक से संबंधित पर्यटन को जोड़ा गया है, जिसमें मंदिर और तमाम धार्मिक संस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। ऐतिहासिक पर्यटन में हमने क्या किया है कि जितने भी मध्य प्रदेश के महल हैं या जितने किले हैं उनको इसके अंतर्गत रखने का प्रयास किया है। और प्राकृतिक पर्यावरण पर्यटन वो है जो हमने प्राकृतिक क्षेत्रों में, जैसे कोई नदी है, नदी में जलप्रपात बन रहा है या नदी को हमने पर्यटन के रूप में विकसित किया है या कोई डैम बना के वहां पे विकसन करने का काम किया, तो ये सारी चीजों को हमने प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखने का प्रयास किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मध्य प्रदेश पर्यटन में और इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ लगभग हम 3 से 4-5 बुकों को संग्रहित करके और कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए और अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आए जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है पर्यटन के जो है 3 जो पर्यटक है उसे यूनेस्को की हेरिटेज सूची में सम्मिलित किया गया। तो मैं वहां पर यही बता देता हूँ कि जो 3 है वो कौन कौन से हैं। तो प्रथम आपको रखना है कि मध्य प्रदेश में जो हेरिटेज है उनको 3 रखा गया है। पहला है खजुराहो,
खजुराहो को सम्मिलित किया गया है 1986 में। खजुराहो के जो मंदिर हैं, मंदिर को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये चंदेल राजाओं ने बनाए थे 950 से लेकर 1050 ईसा पूर्व तक। ये तो आपको रखना है, याद नहीं रखना है। आपको इतना ही है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। 1980 में इसे यूनेस्को की हेरिटेज सूची में सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश में 3 ही है। प्रथम ये हो गए। दूसरा हमारे पास है सांची। सांची के बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप। सांची की जो बौद्ध स्तूप है इसे 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज या यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इन्हें सम्मिलित करने का काम किया गया था। तीसरा नंबर हमारे पास है भीम बेटिका। भीम बेटिका। भीम बेटका या भीम बेटिका हमारे पास है। भीम बेटिका की गुफाएं। भीम बेटिका की गुफाएं को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज सूची, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सम्मिलित किया गया था। तो ये यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे बता पाऊं या ना बता पाऊं तो जो जो याद होते जा रहे हैं, जो जो चीजें हमारे सामने ज्यादा आते जा रही हैं, जिससे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, उन्हीं फैक्टों को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो खजुराहो के मंदिर 1986 को रखा गया, 1986 को रखा गया। इसके बाद सांची के बौद्ध स्तूप को 1989 में रखा गया, वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सम्मिलित किया गया। भीम बेटिका की गुफाओं को 2003 में सम्मिलित किया गया कि ये ऐतिहासिक है मध्य प्रदेश में, इन्हें संजोकर रखना ही चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे शायद पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है, ये नोट करते चलना है। अब हम सीधे चले आते हैं पुरातात्विक पर्यटन में, या देखते हैं कि हमारे पास पुरातात्विक पर्यटन में या पुरातात्विक स्थलों में कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आज पढ़ते हैं, पहला है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला। तो जो ग्वालियर का किला है इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, पूर्व का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर या जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है ग्वालियर के किले को। और ग्वालियर के किले की विशेषता है कि इसका जो निर्माण करा था ग्वालियर के किलों को, तो आपको ध्यान रखना है, सूरज सेन महाराज थे। सूरज सेन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, सूरज सेन ने। और ये कब हुआ था? 5वीं सदी में या 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था महाराज सूरज सेन के द्वारा। इसमें 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे आपको ध्यान रखना है। दरवाजे, इस किले में जाने के 5 दरवाजे हैं। आपसे दरवाजे भी पूछ सकता है, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दूं कि पहला है आलमगीर का दरवाजा। आलमगीर का दरवाजा, पहला आलमगीर का दरवाजा है। दूसरा आपका है हिंडोला का दरवाजा, सॉरी, हिंडोला का दरवाजा। हिंडोला का दरवाजा। और दूसरा, सॉरी, तीसरा आपका है गुजरी दरवाजा। गुजरी दरवाजा। कहते हैं कि जो राजा थे यहाँ मानसिंह, उनकी प्रेमिका थी गुजरी, उनके लिए ये दरवाजा बनवाया गया था, गुजरी का दरवाजा। चौथा आपका है गुजरी का दरवाजा हो गया। फिर है चतुर्भुज, चतुर्भुज का दरवाजा, चतुर्भुज का दरवाजा। और फिर है हाथी फोड़ दरवाजा, पांचवा, हाथी फोड़ दरवाजा, हाथी फोड़ दरवाजा। तो ये 5 दरवाजे हैं जो आप इस किले के अंदर जा सकते हैं। पहला आलमगीर का दरवाजा, हिंडोला का दरवाजा, गुजरी का दरवाजा, चतुर्भुज का दरवाजा और हाथी फोड़ का दरवाजा, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसके अंतर्गत रखा गया है। ग्वालियर के किले के अंतर्गत ये आता है। ग्वालियर के किले की और विशेषताएं होंगी कि यहाँ पर जो है सास बहू का मंदिर है। सास बहू का मंदिर इसी किले के अंदर, इसी किले के अंदर जो है सास बहू का मंदिर बनवाया गया है। आगे आपको देखना है कि सास बहू के मंदिर के बाद में गुजरी महल यहाँ पर है। गुजरी महल भी यहाँ पर है इसी ग्वालियर के किले में। दूसरा, तीसरा आपको याद रखना है कि यहाँ पर हाथी की विशाल प्रतिमा लगाई गई है, विशाल प्रतिमा।
हाथी की विशाल प्रतिमा भी इस महल के अंतर्गत रखी गई है। चौथा आपको है तेली का मंदिर। तेली का मंदिर भी इसी किले के अंतर्गत आपको है। और है फिर आपका पांचवा बादल महल। बादल महल, यहीं पर है बादल महल। तो ये जो फैक्ट है आपको ग्वालियर किले के अंतर्गत रखने हैं कि इसे पहला क्या है, पूर्व का जबलास्टर कहा जाता है। महाराज सूरज सेन के द्वारा 5वीं सदी में बनाया गया था। आलमगीर का दरवाजा, 5 दरवाजे इसके अंतर्गत हैं। आलमगीर, हिंडोला, गुजरी और चतुर्भुज और हाथीफोड़ 5 दरवाजे आपको मिलेंगे। सास बहू का मंदिर यहाँ पर है। गुजरी महल यह है। हाथी की विशाल प्रतिमा यहाँ पर मिलेगी। तेली का मंदिर आपको मिलेगा और बादल महल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ग्वालियर के किले में याद रखना है। इससे अधिक ग्वालियर के किले से पूछा नहीं जाता है। ग्वालियर के किलों में इसके बाद में आप देखेंगे मराठा संप्रदाय, मराठा जो क्षेत्र था, मराठाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया और इसे विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद ये क्षेत्र सिंधियाओं के अंतर्गत आ गया और बहुत लंबे समय तक सिंधिया राजघराने के लोग इसमें शासन करते रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर के किले में यहाँ पर आप जा सकते हैं, बहुत सारे महल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। गुजरी महल, सास बहू का मंदिर। गुजरी महल जो राजा की प्रेमिका थी और बाद में उन्होंने उससे शादी कर लिए थे, फिर उनके लिए महल बनवा दिए। तो ये सब आप चीजें आपको ग्वालियर के किले में देखने को मिलेगी। अगला हम पढ़ते हैं वो है चंदेरी का किला। चंदेरी का किला, तो जो चंदेरी का किला है ये अशोकनगर में है। अशोकनगर में आपको देखने को मिलेगा चंदेरी का किला। और जो अशोकनगर चंदेरी का किला बेतवा नदी के किनारे बनवाया गया है। बेतवा नदी, बेतवा नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा चंदेरी का किला। दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसका जो निर्माण था, निर्माण का क्वेश्चन भी बनता है भाई, तो आपको राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासकों ने इस महल का निर्माण कराया था। सॉरी, राष्ट्रकूट नहीं, प्रतिहार शासक। राष्ट्रकूट शासक नहीं है, प्रतिहार शासक, भूल जाता हूँ। प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक या राजा थे कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने इनका निर्माण करवाया था। प्रतिहार शासक थे कीर्तिपाल, चंदेरी का किला उन्होंने बनवाया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बाबर ने जब आक्रमण किया था, बाबर के आक्रमण के बाद, आक्रमण के आक्रमण पर 800 राजपूत रानियों ने, 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया था। रानियों ने जौहर किया था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में पहली बार जौहर हुआ था चंदेरी के किले में, जिसमें बाबर के आक्रमण के बाद 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया था। यहाँ पर जौहर कुंड भी आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? जौहर कुंड आपको देखने को मिलेगा। जौहर कुंड के बाद आपको दूसरा नंबर पे है नौखंडा महल। नौखंडा महल, नौखंडा महल आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा आपको है हवा महल। हवा महल, हवा महल का क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश में हवा महल एकमात्र जगह है जहां चंदेरी का किला वहां पर बनाया गया है। और दूसरा आपको ये है कि राजपूत रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था। निर्माण की बात होगी तो प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने इनका निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है चंदेरी के किले का। किसका? चंदेरी के किले। यहाँ पर चंदेरी के किलों में ये पूछ सकता है कि चंदेरी के किलों में क्या क्या विशेषता है। अशोकनगर में है, बेतवा नदी के तट पे बनाया गया है। निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने एक साथ जौहर करने का काम किया था, यानी आग में कूद गई थी। इसके बाद यहाँ पर नौखंडा महल है और हवा महल भी आपको देखने को मिलेगा चंदेरी के किले में। ये जो फैक्ट है आपको चंदेरी के किले से पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखते हुए चलना है भाई।
चलिए आगे चलते हैं। जितना कोशिश है पढ़ सकें उतना पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। वैसे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, लेकिन आप टेंशन लेके पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं, तीसरा नंबर है हमारे पास असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला आपसे पूछेगा कहाँ पर है, तो ये बुरहानपुर में है। बुरहानपुर में ये असीरगढ़ का किला आपको दिखेगा। निर्माण की बात होगी कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण में आपको ध्यान रखना है कि आशा नाम का एक शासक था, जो अहीर संप्रदाय का था। अहीर संप्रदाय का राजा हुआ, इसने इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले की विशेषता में आपको ध्यान रखना है कि ये 250 मीटर ऊंचा, 250 मीटर ऊंचा किला के रूप से जाना जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 250 मीटर ऊंचा कौन सा किला है, तो आपको बताना है ये कौन सा है। असीरगढ़ का किला है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं में है कि इसके अंदर क्या है, शिव मंदिर स्थापित है। प्राचीन शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर इसके अंदर स्थापित है। पहला आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसमें राजा आशा देवी की विशाल मूर्ति है। आशा देवी की विशाल मूर्ति स्थापित इसी के अंतर्गत की गई है। तो पहला है असीरगढ़ का किला, बुरहानपुर में है। निर्माण आशा अहीर राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। 250 या 250 मीटर ऊंचा ये किला है। ये जाना भी जाता है, इससे ऊंचा किला मध्य प्रदेश में अभी तक नजर ही नहीं आता। दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बुरहानपुर के इसी किले को कहते हैं। प्राचीन शिव मंदिर है और आशा देवी की विशाल मूर्ति इस किले के अंतर्गत लगाई गई है। चलिए और देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछने को बिल्कुल ही आएंगे। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला है रायसेन का दुर्ग। रायसेन का दुर्ग, रायसेन का जो दुर्ग है ये रायसेन में है, रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में आपको मिलेगा रायसेन का दुर्ग। और इसका जो निर्माण था, निर्माण का क्वेश्चन आएगा कि रायसेन के दुर्ग का निर्माण किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है राजा राज बसंती। राजा राज बसंती जो थे, इनने इसका निर्माण करवाया था। इसके अंदर आपको मिलेगा राजा रोहित का महल, राजा रोहित का महल, राजा रोहित का महल यहाँ पर आपको मिलेगा। रायसेन राजा रोहित का महल इस किले के अंतर्गत। आगे है बादल का महल। बादल का महल आपको यहाँ पर मिल जाएगा महल। और अगला मिलेगा इत्रदार महल, इत्रदार महल। तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट है कि रायसेन का दुर्ग रायसेन जिले में है और इसका निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। राजा रोहित का महल भी इसी दुर्ग के अंतर्गत है, बादल महल भी इसी के अंतर्गत है और इत्रदार भी इसी के अंदर बनवाया गया है। ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्टों पे विशेष ध्यान देना है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जब आप सक्सेस प्राप्त करोगे तो आपको एक एक फैक्ट को नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आप किसी ट्रिक के अंतर्गत चले गए या किसी भी इस तरीके की शॉर्टकट के अंतर्गत चले गए तो शॉर्टकट ज्यादा दिनों तक आपके मनोमस्तिष्क में नहीं रहती है। तो कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट में ना जाएं और शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि वो सक्सेस का रास्ता बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है और बड़ा दिक्कत वाला होता है। आगे है धार का किला की चर्चा होगी। तो जो धार का किला है, नाम से स्पष्ट है कि ये कहाँ पर है, धार में है। मध्य प्रदेश के धार में है धार का किला। और इसका निर्माण था वो किसने करवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण की विजय करवाई थी। दक्षिण की विजय,
दक्षिण की विजय जब मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था तो उस समय धार का किले का निर्माण करवाया था। इस महल के अंतर्गत आपको रखना है, पहला आपको खरबूजा महल मिलेगा। खरबूजा महल, खरबूजा महल आपको देखने को मिलेगा धार के किले के अंतर्गत। दूसरा है देवी कालका। देवी कालका का मंदिर आपको देखने को मिलेगा इसी महल के अंदर धार के किले के अंतर्गत। तो तीसरा आपको है अब्दुल शाह चंगल, चंगेज नहीं चंगल, अब्दुल शाह चंगल का मकबरा। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा भी आपको धार के किले के अंतर्गत देखने को मिलेगा। धार का किला कहाँ है? धार में है। निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। कब? जब दक्षिण विजय के लिए मध्य प्रदेश आया था उस समय इस किले का निर्माण करवाया था। कुछ समय वहां रुका था ये। खरबूजा महल इसी के अंतर्गत है, इसी के अंदर बनाया गया है। देवी कालका का मंदिर भी इसी के अंतर्गत है। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा भी इसके अंतर्गत इसी के अंदर आपको मिलेगा धार का किले के अंतर्गत। तो चलते हैं अगले फैक्ट की ओर और बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे, जानेंगे कि हमारे लिए और क्या हो सकते हैं धार के किले के बाद। तो चलिए, है मंदसौर का किला। मंदसौर, मंदसौर का किला, मंदसौर का किला। तो जो मंदसौर का किला है, नाम से स्पष्ट है कि ये कहाँ है? मंदसौर में है। मंदसौर जिले में है ये किला आपको देखने को मिलेगा। निर्माण की बात होगी कि इस किले का जो निर्माण था, निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण में आपको ध्यान रखना है कि ये जो किला है ये अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? तो ये आपको मंदसौर का किला निर्माण है सिवाना नदी, शिवाना नदी के तट पर। शिवाना नदी के तट पर मंदसौर का किला है। मंदसौर जिला में है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था और ये शिवाना नदी के तट पर बसा है। तो ये किला आपको ध्यान रखना है। सारे जो किले आपको देखेंगे किसी भी पहाड़ी के ऊपर या चोटी के ऊपर ही मिलेंगे। पहाड़ के ऊपर इसलिए मिलेंगे क्योंकि जो राजा आक्रमण करने इस किले पर आएगा उसको हथियारों के माध्यम से, गोला बारूद के माध्यम से वहीं पर ऊपर से नीचे ढेर कर दिया जाए ताकि वो पहाड़ी चढ़ ही ना पाए। इसलिए सारे किले आपको, सर्वाधिक जो किले आपको देखने को मिलेंगे वो किसी न किसी पहाड़ी के ऊपर ही बसाए गए या बनाए गए हैं। इसके अलावा और हमारे पास फैक्ट हैं जो अलग अलग पुस्तकों से हमने लेके आया है आपके लिए और उन्हें देखने का प्रयास किया जाएगा। अगला हमारे पास ओरछा का किला है। नेक्स्ट हमारे पास है ओरछा का किला। ओरछा का किला, ओरछा का किला भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ है? निवाड़ी में, निवाड़ी में है और बेतवा नदी पर, बेतवा नदी के तट पर, नदी के तट पर ये किला बनाया गया है, ओरछा का किला। निर्माण की बात होगी कि इसका निर्माण किसने करवाया है? तो आपको ध्यान रखना है कि वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला ने इस किले का निर्माण करवाया था। बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला जी ने इस किले का निर्माण कराया था। इस किले में क्या है? चतुर्भुज मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर आपको देखने को मिलेगा इस किले के अंदर। जहांगीर महल भी आपको देखने को मिलेगा। जहांगीर महल, जहांगीर महल आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपको मिलेगा रामलला मंदिर, रामलला का मंदिर, रामलला, रामलला का मंदिर, रामलला का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चौथा आप है लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी आपको कहाँ पर मिलेगा? ओरछा के किले में।
तो बेतवा नदी के तट पर आपको ओरछा का किला मिलेगा। निर्माण किसने कराया था? वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। चतुर्भुज मंदिर आपको यहाँ पर मिलेगा इसी किले के अंतर्गत। जहांगीर महल भी इसी के अंतर्गत बनाया गया है। रामलला का मंदिर भी यहीं पर बना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी ओरछा के किले में ही बनाया गया है या बसाया गया है। ये फैक्ट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको नजर रखते हुए चलना है। इन पे पेन डायरी हो, नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अगला हमारे पास है वो है गिन्नौर गिन्नौर का किला। तो जो गिन्नौर का किला है, ये गिन्नौर पहाड़ी में बसा है और ये कहाँ आता है? तो ये रायसेन में आता है, रायसेन जिले में आता है। निर्माण की बात होगी कि इसका निर्माण किसने करवाया है, तो निर्माण आपका गिन्नौर का किला है राजा उदय बर्मन। राजा उदय बर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। गिन्नौर की पहाड़ी में आता है। यहाँ पर तोतों के लिए प्रसिद्ध है। तोते तोते की प्रजातियों के लिए तोते की प्रजातियों के लिए ये प्रजातियों के लिए आपको ये किला सर्वाधिक देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध है ये। यहाँ पर तोतों की प्रजातियां सर्वाधिक मात्रा में इसी किले में पाई जाती है। यहाँ पर पर्यटक लोग जाते ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ तोते देखे, कलर कलर अलग अलग कलर प्रकार के तोते आपको नजर आएंगे गिन्नौर के किले में। रायसेन में आता है। राजा उदय बर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। तोतों की प्रजाति के लिए है और साथ ही साथ रखना है कि गिन्नौर की पहाड़ी में है ये। गिन्नौर का किला है तो गिन्नौर की पहाड़ी पर ये ही होगा। इसके बाद है बांधवगढ़ दुर्ग। अब हम बात करते हैं, 9वां नंबर हमारे पास है बांधवगढ़ दुर्ग। बांधवगढ़ का दुर्ग या किला, तो बांधवगढ़ का दुर्ग है, उसका निर्माण ऐसा माना जाता है श्री रामचंद्र जी ने करवाए थे। श्री राम भगवान ने इसका निर्माण करवाए थे। ऐसा कुछ एक पुस्तकों में माना गया है कि जो राम के भाई थे वो लक्ष्मण थे। जब लंका विजय के बाद राम अयोध्या आ रहे थे तो कुछ समय के लिए वो इसी किले पर या यहीं पर उतरे थे और अपने छोटे भाई के लिए एक किले का निर्माण करवाया था। उसी किले का नाम है बांधवगढ़ का किला। और लक्ष्मण को ये आदेश दिया गया था कि भाई तुम ये देखना कि लंका में क्या हलचल हो रही है। इस किले के ऊपर चढ़कर देखिएगा कि लंका में क्या हलचल हो रही है। उसी के लिए श्री रामचंद्र ने क्या करवाए थे? इस किले का निर्माण करवाया था। बांधवगढ़ का किला इसलिए इसे कहा लंका में क्या हलचल हो रही है इसके लिए ये देखा गया था, इसलिए इसे क्या गया था? भाई का किला के नाम से जाना जाता है। भाई का किला भी कहा जाता है इसे। इसके अंतर्गत दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहली है चमत्कारी योगी की समाधि। चमत्कारी योगी की समाधि इसी के अंतर्गत है। योगी की समाधि ये जंगल के अंदर मिलेगा आपको। जंगल के अंतर्गत जो आपको उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, उसी के अंतर्गत बांधवगढ़ का किला जंगलों के बीचों बीच स्थित है। बहुत बाद में इसे ढूंढा गया था। श्री रामचंद्र ने अपने भाई लक्ष्मण के लिए इसे बनवाया था। ये फैक्ट याद रखना है। इसीलिए इसे भाई का किला कहा जाता है। क्यों बनवाया था? क्योंकि वहां से लक्ष्मण श्रीलंका में देखे, रावण की लंका में देखे कि भाई क्या हलचल हो रही है वहां पर, इसलिए इस किले का निर्माण श्री रामचंद्र जी ने करवाया था। चमत्कार योगी की समाधि यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ पर बांधवगढ़ किले में चमत्कार योगी की समाधि है। फिर है क्षीर सागर। क्षीर सागर कुंड यहाँ पर मिलेगा। क्षीर सागर कुंड आपको देखने को मिलेगा। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है चमत्कार योगी की समाधि और क्षीर सागर कुंड यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसी किले के अंतर्गत। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए कौन से होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मकड़ई का किला। नेक्स्ट हमारे पास है मकड़ई का किला। मकड़ई मकड़ाई का किला, मकड़ाई का किला या मकड़ई का किला इसे कहते हैं। ये हरदा जिले में आता है।
हरदा जिले में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि पीएससी में इतने ज़्यादा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बहुत आसान-आसान छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों के साथ ज़रूर जी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे भाई हैं उनको जोड़ा जाए, क्योंकि एक ही वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक ही वीडियो में इतने सारे फैक्ट को कभी कोई कवर नहीं करवाता। आधे से समय तो बकवास करने में गुजार देते हैं, चाहे वो जितने भी यूट्यूब में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो सारे आप देख लीजिए चेक करके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 50 से 60 मिनट या 1 घंटे के वीडियो में लगभग मध्य प्रदेश के जितने किले हैं उनको हम संपादित कर दें, खत्म कर दें पढ़ा के, इस तरह की हमारी योजना है। तो मकड़ई का जो किला है वो मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आपको मिलेगा, मकड़ई का किला। साथ ही साथ इसका निर्माण की बात होगी कि इसका निर्माण किसने करवाया था भाई साहब, तो निर्माण का क्वेश्चन आपको मकरंद शाह, मकरंद मक मकरंद शाह शासक हुए यहाँ के, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, मकरंद के किले का। और किसके लिए? पिंडारियों के आक्रमण से बचने के लिए, पिंडारियों को खात्मा करने के लिए, इनके पिंडारियों के आक्रमण का खात्मा करने के लिए मकरंद शाह ने, या पिंडारियों के दमन के लिए मकड़ई का किला बनवाया था हरदा जिले में। क्योंकि ये जो पिंडारी थे ये बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे, बार बार राज्य की संपत्ति को लूट रहे थे, इसलिए मकरंद शाह जो थे उन्होंने पिंडारियों के खात्मे के लिए हरदा जिले में मकड़ई का किला बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है। ये आगे चलते हैं और आगे हमारे पास एक बेहतरीन है, वो है, चलते हैं सबलगढ़ का किला। नेक्स्ट है सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ का किला, तो जो सबलगढ़ का किला है ये आपको मध्य प्रदेश के मुरैना में मिलेगा। मुरैना में ये सबलगढ़ का किला आपको मिलता है। निर्माण की बात होगी तो इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण में इसका ध्यान रखना है कि इसका जो निर्माण करवाया था सबलगढ़ का, वो यदुवंशी शासक थे। यदुवंशी शासक, यदुवंशी शासक, यदुवंशी शासक, उनका नाम क्या था भाई? यदुवंशी शासक तो उनका नाम यदुवंशी शासक का था नरेश गोपी। नरेश गोपी सिंह, नरेश गोपी सिंह शासक थे जो मुरैना के थे, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल बेहतरीन और वीडियो के साथ, और चर्चा होगी किसी और नए किलों में, और हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उन किलों से। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, साथियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल इसी की अगली कक्षा में, अगली क्लास में, और चर्चा होगी मध्य प्रदेश के और किलों के बारे में। So have a nice day, take care and goodbye.